जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता के कई शहरों के बारे में बताया था और कई शहर अभी बाकी थे। तो आज हम सभी शहर को एक साथ देख लेते हैं। चलिए अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करता है दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहली बार हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से कुम्हार का चाक, अंडागार और हाथी की खोपड़ी, कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RS-37। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखांदास बनर्जी ने करवाई। ये 1921 में इन्होंने करवाया था। ये एक देखने में धार्मिक नगर लगता था। यहाँ पे विशाल अन्नागार और स्नानागार जिसके लिए मतलब कि स्नानागार बनाया था। वहाँ पे चेंजिंग रूम था, महिलाओं के लिए अलग अलग और पुरुषों के लिए अलग। तो ये सब देखते हुए लोगों ने उसे धार्मिक शहर का नाम दिया। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पुरोहित आवास, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, काशी की मूर्ति जो नृत्य करती हुई एक नृत्यांगना है, इन सभी चीज़ों का चौड़ी सड़कें, सूती वस्त्र और पुरोहित आवास, ये सभी मतलब कि धर्म से रिलेटेड चीज़ें को देखने के बाद मोहनजोदड़ो को एक धार्मिक शहर कहा गया है। चंद्रहुदड़ो की खुदाई क्या कहते हैं, किसने करवाई थी? चंद्रहुदड़ो की खुदाई मजमूदार ने करवाया था। ये एक दुर्ग रहित शहर है। देखिए, दुर्ग रहित सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं, केंद्र में शहर होता था, उसके चारों तरफ दीवारें, ऊंची दीवारें बनी हुई थी। ये एक सुरक्षा के लिए बनाया गया था शहरों को। इस बनी हुई दीवारों को दुर्ग कहा जाता था। लेकिन चंद्रहुदड़ो में ऐसा किसी तरह का दुर्ग नहीं देखा गया था, इसलिए इसे दुर्ग रहित कहा जाता है। ये एक औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ उद्योग से जुड़े कई सारे साक्ष्य मिले हैं। मेकअप सामग्री, सुई धागा, अलंकृत ईंट, अलंकृत मनका, उस पर मतलब डिजाइन बने होते थे। इस तरह की चीज़ें मिली है। और एक और साक्ष्य मिला है, बिल्ली और कुत्ते के पैरों के निशान मिला है, जिसमें बिल्ली आगे भाग रही है और कुत्ता पीछे उसका पीछा कर रहा है। अब देखिए, रोपण से इंसान और जानवर को एक ही कब्र में दफनाने का साक्ष्य मिला है। बनवाली से हमें टेढ़ी सड़कें मिली है। यहाँ की नालियाँ खुली हुई थी। देखिए, बनवाली का नाम ही बनवाली है, लेकिन ये पूरी अच्छी तरह से नहीं बना था। इस शहर को देख के ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग नगरीय, मतलब कि यहाँ की ये जो नगर था, ये देहाती नगर था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। यहाँ से हमें भी कई तरह के साक्ष्य मिले हैं। बीके थापड़ ने इसका उत्खनन करवाया। चूड़ी का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का, यज्ञ का और हल का, और कई सारे साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अगर क्वेश्चन पूछे कि धौलावीरा
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कभी भी पूछे तो वो हमारा मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा शहर हमारा मोहनजोदड़ो है। और सबसे बड़ा स्थल कभी पूछे तो वो हमारा धौलावीरा है। स्थल और शहर ऐसे याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। अब देखिए राखीगढ़ी देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा है, लेकिन भारत का ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राखीगढ़ी? धौलावीरा जो है वो हिंदुस्तान के गुजरात से लेके पाकिस्तान के सिंध प्रांतों तक फैला हुआ है। लेकिन राखीगढ़ी एक ऐसा शहर है, स्थल है जो भारत पूरी तरह भारत में स्थित है। और जितने भी शहर वगैरह मिले हैं उसमें से सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। इसलिए राखीगढ़ी को भारत का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। अब देखिए लोथल एक व्यापारिक शहर है। यहाँ से हमें युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान क्या होता है? युगल समाधान में एक ही कब्र में 2 लाशों का साक्ष्य मिला है, जो सती प्रथा को दर्शाता है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, बाट मिले हैं, सामान को वजन करने वाले बाट। आजकल तो मशीन हो गए हैं कि उस पर रख दो, लिख देता है। लेकिन उस पहले के ज़माने में और आज के भी ज़माने में हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो आधा केजी का बाट होता है, 1 केजी का बाट होता है। तो वैसे ही बाट था। लेकिन उस टाइम का बाट 16 केजी का होता था। 16 केजी का एक बाट होता था। अब देखिए उस टाइम के लोग काफ़ी हष्ट-पुष्ट होते होंगे और उन लोगों के वो लोग मतलब कि अगर वो ज़्यादा शक्तिशाली है और वो लोग आदि मानव के बाद ही आए हैं तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा खाना खाते होंगे। इसलिए उनका 16 किलो, हमारा 1 किलो उनके 16 किलो के बराबर था। मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम लोग जो हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार 1 केजी जितना है, उनके शारीरिक क्षमता के अनुसार 16 केजी जितना है। अब देखिए 16 केजी से कुछ भी कम देखने को नहीं मिला इस सभ्यता में। कुछ भी मिला है तो 16 केजी से शुरुआत है। बाट भी मिला है तो 16 केजी का मिला है। अब देखिए यहाँ पे मुहर का साक्ष्य मिला है। मुहर जो सेल खड़िया का बना होता है। सेल खड़िया क्या है? सेल खड़िया एक पत्थर है जिसका मुहर बना होता है। तो इस टाइम पे सिक्के टेराकोटा के चलते थे। टेराकोटा पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और यहाँ से हमें और भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली है। ये गुजरात में स्थित है रंगपुर। सुरकोटा से हमें घोड़े का कंकाल और कलश सावधान देखने को मिला है। कलश सावधान क्या होता है कि एक बड़े से घड़े में कलश में मरे हुए इंसान को रख के उसे दफना दिया जाता था। अब ऐसा देखने को मिला है हमें कई जगह। सुरकोटा से ऐसा देखने को मिला कलश सावधान। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आजकल मतलब कि हम अभी अपने चीज़ों को आगे दिखाने के लिए उसे सुरक्षित करके बॉक्स में रखते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ करके मिट्टी में दफनाया जाता है। लेकिन उस टाइम पे सबसे सेफ चीज़ और मजबूत चीज़ मनका यानी कि घड़ा हुआ करता था। तो वो लोग बॉडी को घड़े में डाल के रख के ये दिखाना चाहते होंगे कि मानव भी हुआ करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। या फिर उनका यही अंतिम संस्कार करने का तरीका है।
राखीगढ़ी के बारे में आपको पता है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है। अब हम लोग इसके नदियों के बारे को देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे है, किस नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बुक में लिखा है, बुक में है, आप लोगों को दिख रहा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान प्रांत में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे। चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो जिसमें दड़ो लगा है वो दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा रावी नदी के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। तीनों क्या, जितना भी मैंने शहर के बारे में बताया वो सभी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों की नदियों को पूछता है, लेकिन और जो शहरें हैं उनकी नदियों को उतना नहीं पूछता है। अब देखिए, चंदहुदड़ो सिंध प्रांत में पाकिस्तान के नवाब साहिब जिले में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, जो आज की सरस्वती नदी कहा जाता है, उस टाइम पे घग्गर कहा जाता था। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत छैरपुर स्थान में है। रंगपुर मदार नदी के किनारे गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ में है। ये रोपड़ कहाँ है? रोपड़ एक ज़िला है जो पंजाब में स्थित है। तो रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। अब आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग भी है, ये भी याद रखना है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को याद करना, तो आप लोग याद रखें। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर है। बनमाली रंगोली नदी के किनारे हरियाणा का एक हिसार जिला है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिले में है। सोटकाह सादीकोर नदी के किनारे दक्षिण बलूचिस्तान में है। इधर आप लोग हड़प्पा के देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दें। हड़प्पा के उत्तर खननकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के हैं राखलदास बनर्जी, चंदहुदड़ो के एलजी मजमुदार, कालीबंगा का नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बीके थापड़ मैंने आप लोगों को बताया था। बीके थापड़ और अमलानंद घोष, देखिए बीके थापड़, बीबी लाल और अमला घोष, लेकिन अमला घोष देखिए 1951 में मतलब कि थोड़े से क्षेत्र को उन्होंने उत्खनन करवाया था, लेकिन 1961 10 सालों बाद बीके थापड़ ने इसका पूरा अच्छी तरह से निरीक्षण करते हुए इसका उत्खनन करवाया। इसलिए आप लोग बीके थापड़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे। अब देखिए, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा और एक और ये आलमगीरपुर का भी यज्ञदत्त शर्मा 2, ये इम्पोर्टेंट भी है। रोपड़ का और आलमगीरपुर का दोनों को यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। धौलावीरा जीपी जोशी, बस इतना ही याद करना है हम लोगों को। बस आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसे डाल दिया करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस देखिए, हमारी
जितनी भी सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट शहर थे हम लोग उसे याद कर चुके हैं। अब हमें विश्व में जितने भी सभ्यता है उसे एक बार देखना है। तो पहले मैं आप लोगों को मैप पे दिखा देती हूँ कि कौन कहाँ से कहाँ पे है, तब आप लोग देखिएगा। चलिए, तो ये एक वर्ल्ड मैप का फिजिकल मैप है। तो चलिए इस पे देखते हैं। हम लोग बड़ा वाला मैप ले लेते हैं, तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग किसी तरह का नोट्स बनाए तो रेड पेन से ना बनाए तो बेहतर होगा। मैंने कई बार रेड पेन का यूज़ किया है और मैं अभी तक पछता रही हूँ, क्योंकि कॉपी बुक ख़राब हो जाते हैं ऐसे। अब देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो सभ्यता है वो है यहाँ पे बसी हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो इराक में स्थित है। आप लोगों को दिख रहा है, इराक में स्थित है। इराक, ये सभ्यता चार क्षेत्रों में बटी हुई है। ये सीरिया से इराक के पूरे हिस्से में फैला हुआ एक सभ्यता है। अब देखिए, इसके चार इस सभ्यता के चार भाग हैं मैंने बताया। तो कौन कौन से हैं? तो सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता और आसिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता। इसमें से सबसे प्रमुख बेबीलोन की सभ्यता है। प्रमुख इसलिए है, देखिए इसके चार भाग हैं मैंने बताया। सुमेरियन सभ्यता, आसिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। ये जो सभ्यता है दो नदियों के बीच में बसी हुई है। हमारी सभ्यता सिंधु सभ्यता, सिंधु जल तंत्र की देन है। हमारी सभ्यता सिंधु सभ्यता कहाँ पे बसा हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सिंधु सभ्यता फैला हुआ है। ये हमारा सुतका गंडोर, दैमाबाद, मांडा और ये रहा हमारा मेरठ का आलमगीरपुर। इस तरह से सिंधु सभ्यता है और ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये सिंधु नदी की देन इसे कहा जा सकता है। और ये यूपरेटस और टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस नदी दो नदी है जिसके बीच में ये इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो यूपरेटस को आज की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? आज उसका नाम डजला, यूपरेटस को डजला और फरान नदी के नाम से आज की भाषा में जाना जाता है। तो वो इस तरह से बहती हैं और यहाँ पे आके गिर जाती है इस खाड़ी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। अगर कभी पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शहरी सभ्यता कौन है, तो वो सिंधु सभ्यता है। बाकी जितने भी देखे गए हैं सभ्यता वो ग्रामीण, वहाँ की नालियाँ खुली हुई होती है, घर भी अच्छे तरह से नहीं बने हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जितने भी सड़कें हैं चौड़ी है और पूरब से पश्चिम में संपूर्ण है। ऐसा इसलिए है कि जब हवा चले तो रोड साफ हो जाए। और ये चौड़ी चौड़ी सड़कें भी यहाँ पे देखिए, वहाँ पे नालियों को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि सड़क के किनारे किनारे था और
उसे ढका हुआ था और एक जगह पे जाके गटर छोड़ा गया था सफाई के लिए, और सारा पानी शहर के बाहर जाके गिरता था। तो ये एक काफ़ी व्यवस्थित नगर है। तो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बेबीलोन की सभ्यता, और यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, मतलब कि इसे याद रखना है हमें। ये जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता होने के साथ ही कृषि पे, मतलब इसका इनका मुख्य जीवन कृषि पे आधारित था। ये पूरी तरह कृषि पे आधारित थे। और ऐसी कई चीज़ें बताते हैं कि ये ग्रामीण है। मेसोपोटामिया वर्तमान के इराक में स्थित है। तो अब ईरान में भी एक सभ्यता है जिसका नाम, देखिए इस सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया है, और ईरान में जो सभ्यता है उसे फारस की सभ्यता कहा जाता है। तो हमारा ईरान कहाँ है? मैप में ईरान ये रहा, देखिए ये इराक है और ये ईरान है। तो ईरान की सभ्यता ये है। और एक देखिए, सभी सभ्यता की अपनी अपनी खासियत है। हमारा जितना क्वेश्चन पूछता है हमें बस उतना ही याद करना है। हमें इतिहासकार नहीं बनना है, इतिहास की जानकारी किसी को नहीं देना है, हमें बस याद करना है, हमारे एग्ज़ाम निकालना है। तो हम लोग बस उतना ही जानेंगे जितना ज़रूरत है। तो देख लिए ईरान कहाँ पे है, उसकी सभ्यता क्या है, फारस। वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? पारसी कहा जाता है। पारसी कहा जाता है। वो लोग काफ़ी शांति प्रिय थे, वो आग की पूजा करते थे। अब सोचिए, आग आग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे भूख मिटाने के लिए हमें भोजन प्रदान कर सकता है, और वो ऐसा चीज़ भी है कि अगर वो हमें हमारे लिए भोजन पका सकता है तो वो हमें जला के राख भी कर सकता है। इसलिए वो लोग एकदम शांति प्रिय हैं। 500 बीसी पूर्व इससे सिकंदर ने आके लूटा और इस पे अधिकार भी कर लिया। जब सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकला था तो वो सारे क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा था। सिकंदर कहाँ से आ रहा था? इधर से सारे क्षेत्रों को जीतते हुए आ रहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी जीता और इसे भी अपने अधीन कर लिया। ऐसा करते हुए वो आ रहा था। वो पूरे अरब प्रायद्वीप में जितने भी देश थे वो सभी पे अधिकार कर चुका था और वो मगध की तरफ बढ़ रहा था। अब हमारे अगली सभ्यता है, हम लोग 2 सभ्यता देख लिए। अगली सभ्यता है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ से पीली नदी बहती है और यहाँ पे गिर जाती है। इसके दोनों किनारे लोगों का वास था। ये पीली नदी की देन कहा जाता है इस सभ्यता को। अब हम एक और सभ्यता देखते हैं जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। मिस्र कहाँ है? मिस्र यानी कि इजिप्ट। यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, यह एक रेगिस्तान में स्थित सभ्यता है। ये नील नदी, यहाँ से नील नदी बहती है, बहते हुए इधर को जाती है, इधर से बहते हुए इस खाड़ी में गिरती है। मैं उल्टा बोल रही थी। ये मिस्र की सभ्यता है, इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन राजा के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा हुआ। फिरौन एक मतलब कि जो भी उस टाइम के राजा हुआ करते थे, थोड़ा विद्वान थे, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेते थे। देखिए मैं फ़ोन को हाथ में पकड़ी हूँ जिस वजह से
हिलता रहता है, तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मैंने अपने आप से कहा है कि जब तक मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, मैं फ़ोन को रखने वाला क्या कहते हैं, वो नहीं खरीदूँगी। तो 100 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं उसे खरीद लूँगी। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मिस्र के फ़िरौन राजा। देखिए, इस सभ्यता में पिरामिड बनाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। पिरामिड कैसा हुआ करता था, इस प्रकार का हुआ करता था, और वो काफ़ी ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा हुआ करता था। इस तरह से आप लोग मांग के देख लीजिए कि पिरामिड क्या है, कैसा बना होता है। पिरामिड बना होता था, और इसके जो पत्थर लगे होते थे इसमें, वो एक पत्थर कम से कम 200 टन का होता था। अब सोचिए, इतना बड़ा आर्किटेक्चर वो लोग मतलब कैसे, उस टाइम पे इतना डेवलप भी नहीं था, तो वो लोग कैसे बना लेते होंगे। एक पत्थर 200 टन। अभी हमारे मतलब कि हमारा कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं है जो 200 टन एक बार में उठा ले। अब देखिए, उस टाइम के लोग, मानती हूँ मैं कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते होंगे, 4-5 या 10 लोग मिल के उस पत्थर को उठा लेंगे, लेकिन यहाँ से वो लोग ऊपर कैसे ले जाते होंगे। कोई इतनी मजबूत रस्सी भी आज के समय पे नहीं है जो 200 टन सामान को खींच सके। उस टाइम पे क्या ही होगी, ये सोचने की बात है। वो लोग पता नहीं कैसे इतने बड़े आर्किटेक्चर, एक नहीं देखने को मिला है, बहुत सारे देखने को मिला है, जिसमें गिज़ा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। अब देखिए, मम्मी क्या होती है। देखिए, जब इंसान मर जाते थे, देखिए राजा फिरौन जब मरे थे, तो उनकी बॉडी पे एक ऐसा केमिकल लगाया गया था कि वो बॉडी जल्दी खराब ना हो। तो बॉडी खराब ना हो, उसको लगा के उस पे पट्टियाँ बांध दिया जाता था सफ़ेद कलर की। आप लोग कार्टून वगैरह में देखे होंगे। तो उसे मम्मी कहा जाता था। ऐसा इसलिए किया गया, देखिए उस समय लोगों का मानना था कि जब धरती का अंत हो जाएगा, मतलब कि धरती का अंत होने लगेगा, तो हमारे जो राजा हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो फिर से जिंदा होंगे और वो हमें बचाएंगे। ऐसा उन लोगों का मानना था। तो चलिए अगली सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। अगली सभ्यता हमारा, अगला सभ्यता, देखिए यूरोप में भी एक सभ्यता है, रोम की सभ्यता। ये भी काफ़ी फेमस और डेवलप सभ्यता है। तो यूरोप की सभ्यता के लिए हमें वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। देखिए यूरोप, अभी यूरोप का जो मानचित्र है उसे निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक शहर है रोम, आज भी है। इटली की राजधानी रोम है, वही। देखिए रोम, ये पूरे यूरोप के हिस्से पे राज किया करता था, और ये काफ़ी डेवलप था। ये इनकी मतलब जो अर्थव्यवस्था कह रही हूँ, इनकी जो मतलब ये काफ़ी डेवलप शहर था। यूरोप, रोम जो है, जूलियस सीजर और आगस्टक दो राजा थे जो इसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी, मतलब कि इसका विकास, इसका एक ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए काफ़ी योगदान रहा है। रोम काफ़ी विकसित शहर है। मैं इसे, देखिए उस टाइम पे ये इतना विकसित शहर था, जिस टाइम पे मुझे लगता है कि आज हम लोग जिस टाइम जहाँ पे खड़े हैं, वो वहाँ पे उस टाइम पे खड़ा हुआ था। ये 500 से 600 बीसी पूर्व की बात है। ये मगध साम्राज्य के समकालीन हुआ करता था।
ये ज़्यादा पुराना नहीं है, जैसे कि ये सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए मिस्र की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। समकालीन क्या होता है? एक ही टाइम पे दो ऐसी घटनाएं जो एक ही टाइम पे होती है, तो वो एक दूसरे के समकालीन कहलाती है। तो देखिए सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता दोनों एक ही टाइम पे फल फूल रही थी, इसलिए दोनों को एक दूसरे के समकालीन कहा जाएगा। मिस्र की सभ्यता 21,000 बीसी पूर्व से शुरू हुआ था और मेसोपोटामिया की सभ्यता 25,000 बीसी से शुरू हुआ था। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है शुरू हुआ था ऐसा बात कह रही हूँ, तो ख़त्म तो नहीं ना हो जाएगा एक ही साल 2 ही साल के अंदर में। मतलब उस टाइम पे वो फल फूल रहा था, तो वो ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। अब रोम सभ्यता, देखिए जूलियस सीजर और अगस्टस के नाम पे 2 महीनों का नाम रखा गया है। उस टाइम पे कैलेंडर बन रहा था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग डेट वगैरह देखते हैं, अपने त्योहारों को देखते हैं। हाँ, वो यही के लोगों ने बनाया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो उसमें 2 महीने हैं, जिसका जुलाई महीने का नाम जूलियस सीजर राजा के नाम पे रखा गया है और अगस्टस के नाम पे अगस्त महीने का नाम रखा गया है। अब हमारी अगली सभ्यता है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता कहाँ पे है? तो वो इस क्षेत्र में है। तो यहाँ के राजा लियोनाइडस थे। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं बेड पे ही पढ़ रही हूँ, तो मैं वीडियो भी बनाने लगी। तो चलिए स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में बसी हुई सभ्यता है। इस क्षेत्र पे राजा लियोनाइडस मतलब कि राज करते थे और इसकी लियोनाइडस के साम्राज्य पे जरकसीन नामक एक विद्रोही राजा का नज़र था। वो इस पे कब्जा करना चाहते थे। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 300 सैनिक थे। कहाँ पे? लियोनाइडस में, स्पार्टा में 300 सैनिक थे और ये इतने बेहतरीन सैनिक हुआ करते थे कि क्या ही बताया जाए। जरकसीन जो इनका दुश्मन था लियोनाइडस का, जो इनके क्षेत्र पर अधिकार किए, इसके 20,000 सैनिकों को मार गिराया था 300 सैनिकों ने। ये इतने बेहतरीन थे। 300 और 20,000, देखिए कितनी मतलब कितना गैप है लोगों में। इनकी ट्रेनिंग 6 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाती थी और ये 6 वर्ष के उम्र के साथ बड़े होते हुए ये पूरा टाइम ट्रेनिंग में ही गुजारते हुए, अनुशासन में गुजारते हुए 20 वर्ष की उम्र तक ट्रेनिंग में रहते हैं। और क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष की रात में इन्हें जंगल में छोड़ दिया। एग्ज़ाम के लिए इन्हें, इनकी परीक्षा जब होती थी तो इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जिसमें कई तरह के जानवर भेड़ियों से भरे जंगल में छोड़ा जाता था ज़्यादातर, और बिना हथियार के छोड़ दिया गया। और जब आप सुबह में बच जाते हैं माने क्या, कैसे बचोगे? अंधेरी रात में कैसे ही इंसान बच पाएगा? नहीं उसके पास हथियार है, नहीं कुछ है। लेकिन इन सैनिकों के इतने बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग किया गया था कि ये लोग मतलब कि सरवाइव कर जाते थे। अगर नहीं किए तो जान से हाथ धो बैठे, अगर कर लिए तो आपको पूरा सम्मान मिलेगा। लियोनाइडस की सेना में आप लोगों को रख लिया जाएगा, मतलब कि उन लोगों को रख लिया जाएगा। हम लोग क्या ही कर सकते हैं? हम लोग का एग्ज़ाम
छोटे से एग्ज़ाम देने में कितना मेहनत हमें लगता है, वो तो काफ़ी बड़ा ही एग्ज़ाम हुआ करता है, काफ़ी खतरनाक एग्ज़ाम है कि अगर आपने कुछ खोया तो पाया और नहीं खोया तो आप लोग उस घनी जंगल में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए, लियोनाइडस का अंत जरकसीन ने धोखे से किया था। जब युद्ध मैदान में चल रहा था तो जरकसीन पीछे से आकर उसके पीठ में खंजर घोंप देता है। तो लियोनाइडस के कुछ आखिरी शब्द हैं जो हमारे हिस्ट्री के इतिहास के पेजों पर उसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि वो काफ़ी महान राजा था। तो उसने कहा कि तुमने मुझे मारा तो तुम्हें धोखे से मारा तो तुम्हें लोग हमेशा घृणा और धोखेबाज और कायर की तरह याद करेंगे, और मुझे एक महान राजा और सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। और तुम्हें कोई भी याद करे तो घृणा से करेगा, क्योंकि तुम एक मतलब कि कायरता ना, इससे पीछे से हमला करना एक कायरता को दिखाता है, तो तुमको धोखेबाज और कायर कहा जाएगा। ऐसा कहते हुए लियोनाइडस के प्राण निकल गए और इस साम्राज्य का पर अधिकार जरकसीन ने कर लिया, और आगे जाकर ये सभ्यता भी खत्म हो गई। तो आज हमारा आद्र ऐतिहासिक काल में जितने भी सभ्यता थे उसे हम देख चुके हैं। जितने इम्पोर्टेंट सभ्यता थे सभी को हम लोग देख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। तो आप लोग अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे कि इसके कितने खंड हैं, इसके क्या क्या साक्ष्य हैं और कैसे है, सब हम उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहें तो अभी मैं आप लोगों को मेसोपोटामिया का और मिस्र का सभ्यता का नोट्स भी दिखा देती हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता है जिस कारण ये 4 भागों में बटा हुआ है। सुमेरियन, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता और कैटियन। देखिए, जब सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकला था तो उसने, मैंने बताया कि मेसोपोटामिया को भी जीत लिया था, और जब उसका तबीयत खराब हुआ तो वो यहाँ पे बेबीलोन में आके उसका प्राण निकल गया। इसके साथ में इसके घोड़े का भी, जिस कारण इसका मकबरा कब्रिस्तान का है, मतलब कि इसका जो बॉडी है यहीं पे दफनाया गया था बेबीलोन में, और यहीं पे इसका बनाया गया होगा, जो भी है मूर्ति वगैरह बनाया गया, और इसके घोड़े का भी बनाया गया। और यहाँ पे एक झूलता बगीचा है जो काफ़ी फेमस है आज के समय में भी। वो बगीचा झूलता नहीं है, उसे इस तरह से बनाया और लगाया गया है, वो पहाड़ों पे सीढ़ीनुमा आकार का है, इसलिए जब भी हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं, तो लगता है कि बगीचा झूल रहा है, इसलिए उसका नाम झूलता बगीचा रखा गया है। मिस्र रेगिस्तान में है, नील नदी की देन है। राजा फिरौन के नेतृत्व में इसका विकास हुआ। इस सभ्यता का पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी बनाने में ये लोग माहिर थे। ये रसायन शास्त्र से सुदृढ़ थे। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। और इधर भी रोम की सभ्यता का विकास 600 से 500 बीसी पूर्व हुआ था। ये एक आधुनिक नगरीय सभ्यता थी। रोम इटली तथा भूमध्य सागर यूरोप में फैला हुआ था। भूमध्य सागर पे इससे ज़्यादा मतलब कि अधिकार हुआ करता था। रोम का राजा जूलियस सीजर था, तथा वहाँ का दूसरा राजा अगस्टस था, जिनके नेतृत्व में रोमन सभ्यता का विकास हुआ था। फारस की सभ्यता बहुत ही शांति प्रिय थी। वहाँ के लोग आग की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोगों को पारसी कहा जाता था। इनका विकास 500 बीसी पूर्व हुआ था।
सिकंदर ने इस सभ्यता पर अधिकार कर इसका अंत कर दिया था। ये पूरे प्रायद्वीपीय पर अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो जय हिंद। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।